नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक आ चुकी है, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट के साथ-साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें जो है सारा का सारा सिलेबस पूरा कवर किया गया है। साथ ही साथ आपके जो है 25 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपका देखिए जो भी दिया गया है 2023 के और 2021 से लेके 23 तक के जितने भी पीईटी हुए हैं सारे के सारे जो है प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। आप लोग देखेंगे कि इसमें कि लेवल में किस तरह से वृद्धि होती गई है। जो लोग नए आप लोग जो है पीईटी देने वाले हैं तो इस पे विशेष ध्यान देंगे ताकि आपको पता चले कि पिछली बार पेपर कैसा आया था और इस बार पेपर आने की क्या संभावना है। साथ ही साथ आपके 25 प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ पूरा का पूरा कवर होगा। तो वीडियो में साथ बने रहिए। आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे पीईटी 2023 में जो है आपका सेकंड फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 28/10/2023 को, इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें क्वेश्चन से आपके। पहले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है आपका, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना है? देखिए इस तरह से पूछा गया। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है पूना या पूरे को बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, पूना या पूरे। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन देखना तभी आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। दिया गया है 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू को कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य पेशवा युग प्रारंभ हुआ और इस काल के दौरान पूना या पूरे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। ध्यातव्य है कि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी और इनकी राजधानी रायगढ़। देखिए इस तरह से प्रश्न आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या होता है यह पूछा गया। जवाब हो जाता है जिन मतलब होता है विजेता। ये ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब होता है विजेता। अब इसको देखते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन की उपाधि से विभूषित किया गया। जिन का अर्थ विजेता है। जिन के अतिरिक्त उन्हें अह यानी योग्य और निर्गंध यानी जो है बंधक रहित और केवली ने आदि उपाधियां प्राप्त की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव थे। यह यहाँ से क्लियर हो जाता है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र थी और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? देखिए इतना बड़ा बड़ा इस तरह से प्रश्न पूछा गया, अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न ही पढ़ते रह जाएंगे। तो कौन सा इसमें केंद्र नहीं था? तो जो है इंद्रप्रस्थ नहीं था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, इंद्रप्रस्थ नहीं। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य जो है 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित था, जिसका जो है उत्तर पथ था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणा पथ था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी जो है तोसली थी। इंद्रप्रस्थ और मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ऋग्वेद में जो है विश्वामित्र और व्यास में व्यास और सतलुज नदियों का जो है बीच संवाद किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, व्यास और सतलुज। देखते हैं इसे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नामक कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं शतुद्री और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम व्यास और सतलुज। पांचवा प्रश्न दिया गया है, 1722 ईस्वी में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई? वह जो है आगरा की सूबेदारी दी गई। डी ऑप्शन सही है, आगरा की सूबेदारी दी गई। देखते हैं। वह 1722 में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी नियुक्त किया एवं कुछ समय बाद उन्हें मालवा का सूबेदार भी बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी
फर्रुखियत ने दी थी। यह जो है मुगल शासक फर्रुखियत ने इनको सवाई की उपाधि दी। छठा प्रश्न देखते हैं, इसका हिंदी वर्जन पे आते हैं। हाँ, देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। तो यह जो है ऑप्शन डी सही होगा, यह सोमनाथ लाहिड़ी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल के संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जिन्होंने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। सातवां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति वापस पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसका? स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब यहाँ से इसकी व्याख्या देखते हैं। टी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीतिक में वापस पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है कलकत्ता में किया था। ठीक है ना, वह अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था। सी ऑप्शन सही है, कलकत्ता अधिवेशन। देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपने औपचारिक आंदोलन को स्वीकृति दी। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक था और जिसे बादशाह खान ए खाना के नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा, अब्दुल गफ्फार खान। देखते हैं इनके बारे में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? हिंदुस्तान गदर पार्टी का तो जो है इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 1913 ईस्वी में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना द्वारा हुई थी, उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट पे था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया। ये स्थान जो है सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, सिरुई कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? ऑप्शन देखते हैं। आंसर सी हो जाएगा, यह जो है मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। सिरुई कुमुदिनी लिली भारत के मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। यह सिरुई पहाड़ियों से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प भी है, ध्यान रखिएगा।
12वां प्रश्न है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार। जवाब हो जाएगा यह जो है भारत के राजस्थान में स्थित है। ये ऑप्शन सही होगा, कहाँ पर? राजस्थान में यह स्थित। देखते हैं, उड़िया पठार राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर। 13वां प्रश्न है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? जवाब हो जाएगा यह जो है उत्तर पूर्वी ऋतु वर्षा मानसून के कारण होता है। यहाँ पर वर्षा देखते हैं, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटते साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसून पवनों से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जालौर जिले में किन प्रकार के ग्रेनाइट पाए जाते हैं? यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है रोजी पिंक यानी गुलाबी जो है ग्रेनाइट पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है, गुलाबी ग्रेनाइट। देखते हैं इसके बारे में, राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट से एक है और इसका उपयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों को निर्यात भी किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। 15वां प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में इस प्रदेश में स्थित है? कौन? बंदेल चर्च। जवाब हो जाएगा यह है आपके पश्चिम बंगाल में है बंदेल चर्च। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी कौन मंजूरी देता है? तो इसको जो है मंजूरी आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। ऑप्शन सही है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं है, किया गया है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रदान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो यह जो है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, यह देता है। ये आपका सही जवाब होगा, मनरेगा। देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार का प्रावधान करता है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। ये ऑप्शन होगा बागवानी से। इसको देखते हैं, वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है।
स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। तिलहन उत्पादन का संबंध आपका पीली क्रांति से। सिंपल सा प्रश्न है। 19वां प्रश्न दिया गया है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। डी ऑप्शन से क्या, हैदराबाद में, जिसे आप लोग जो है IRDA के नाम से जाने जाते हैं। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तेलंगाना में है यह वर्ष 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था। IRDA की स्थापना सन 2000 में हुई। यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, नाबार्ड जो है डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। देखते हैं, नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न 21वां दिया गया है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1959 तक कानून बनाए? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 100 के अंतर्गत बनाए। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा, धारा 100। देखते हैं इसको, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में रखा जा सकता है? जवाब हो जाएगा अधिकतम 6 महीने रखा जा सकता है। बी ऑप्शन है अधिकतम 6 महीने। देखते हैं, बिना संसद सदस्य बने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बना पाता तो उसे अपने पद से त्याग देना पड़ता है, यानी पद से जो है विमुक्त करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर है। जवाब हो जाएगा जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ये ऑप्शन सही होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। अब इसके बारे में यहाँ से कुछ देख लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है 1992 में किया गया था। ई ऑप्शन से 1992 में किया गया। देखते हैं इसके बारे में, पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में पारित हुआ, जबकि इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। तो 20वां प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्ताव किया गया था? तो वहां पर जो है अधिकारों का बिल लाया गया था। बी ऑप्शन सही है, बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का बिल लाया गया था। देखते हैं, वर्ष 1982 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट के अन्य सिफारिश क्या क्या थी? जैसे भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाए, ये भी कहा गया था। भारत एक संघ हो जिसके नियंत्रण केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा हो। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया पर रहे।
या जो है उसके कुछ प्रावधान। 26वां प्रश्न दिया गया है आपका, स्वयंयंत्र से संबंध निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? यहाँ पर जो है ऑप्शन को इसको छोड़ दिया गया था। इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं सही है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्वर यंत्र श्वास तंत्र एक कार्टिलाजिस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वास पथ को श्वास नली में भोजन प्रवेश से बचाता है। इसे स्वर रज्जु भी शामिल है। यह एक कार्टिलाजिसन कंकाल होता है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? यह जो है सोल है। बी ऑप्शन इसका सोल है। इसका उपयोग जो है अपच, पेट की खराबी, सीने में जलन से राहत के लिए किया जाता है। 28वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? जवाब हो जाता है आपका मेथनॉल करता है ऐसा। मेथेनॉल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसको। मिथेनॉल कार्बन यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इसका उपयोग उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स निर्माण, खाद्य उद्योग आदि में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मेथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल स्थित एकमात्र जो है बौना ग्रह है? यह जो है सेरेस है। बी ऑप्शन का सेरेस। दिया गया है यहाँ पर, सीरियस आंतरिक सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्र ग्रह का पहला सदस्य जिसने 1801 में यूपीएस पियाजी द्वारा देखा गया। इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल किया जाता है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर, जो पृथ्वी और चंद्रमा की एक चौथाई से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने 2006 में इसे बौने ग्रह का जो है वर्गीकृत किया। 30वां प्रश्न दिया गया है, बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जवाब जाता है इसमें जो है मैथेनोइक अम्ल होता है। मैथोनेट। बिछुआ यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में मैथोनोइक अम्ल मौजूद होता है। फार्मिक एसिड, जिसे फार्मेलिक एसिड या मैथोनिक एसिड के रूप में जाना जाता है, यह रंगहीन तरल है। तीखी गंध, स्वाद खट्टा होता है इसका। तो इस तरह से जो है 30 प्रश्न आपके पिछले पेपर में सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे। तो इसका लेवल आप लोग देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसके मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।